वेलकम टू माय एकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसको कि हम जानते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। जब हम आधुनिक इतिहास की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक, जब भी आप बुक खोलते होंगे, जब आप नोट्स जो आप बनाते होंगे, तब आपने ये चीज़ सबसे पहले देखते होंगे कि जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। ठीक, हालांकि ऐसा नहीं है कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत यहाँ से होती है। आधुनिक इतिहास की शुरुआत थोड़ा सा और पीछे से हम बात करते हैं, लेकिन जब हम आधुनिक इतिहास में सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं तब आता है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ सकता है कि ये कोई पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारत में विदेशियों का आना हो रहा था, विदेशी कंपनियों का आगमन हो रहा था। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं कि भारत में आने वाले ये पहले विदेशी नहीं थे। हम इसके पहले भी बात करते हैं, ठीक, कुषाण जैसे शासकों की बात करते हैं जो भारत में आए, और हालांकि भारत में आए भी, शासन भी किया और यहाँ की संस्कृति में रच के रम के यहीं जैसे हो गए। ठीक है, तो आज हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि सीक्वेंस की, कि पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर कौन कितने समय तक रहा, वो सारी चीज़ें। उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस उद्देश्य से हुआ। चीज़ होती है ना कि आने का कारण क्या था। हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। जस्ट अ मिनट। क्या होता है? उद्देश्य होता है। उद्देश्य, ठीक। तो इनका भारत आने का भी कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। थोड़ा सा हम वैश्विक पृष्ठभूमि पे अगर चल के बात करें तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं 14वीं 15वीं शताब्दी की, उसी समय वैश्विक स्तर पर कुछ अलग ही घटनाएं घटित हो रही थी। हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं। उस समय औद्योगिक क्रांति ने बहुत सारे आविष्कारों, बहुत सारे ऐसी चीज़ों का आगमन किया जिससे कि जो कि समाज को परिवर्तन किया, लोगों को परिवर्तित किया, राजनीति को परिवर्तित किया, हर चीज़ को, व्यापार को, व्यवसाय को, हर चीज़ को इसने परिवर्तित किया। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई तब मशीनों का भी बहुत ज़्यादा आविष्कार होना शुरू हुआ। ठीक, उससे क्या हुआ कि उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा। जब उत्पादन के साधन बढ़ गए तो उत्पादन भी बढ़ गया। अब उत्पादन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी चीज़ किस चीज़ की पड़ती है? किस चीज़ की पड़ती है? जब उत्पादन आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक, जिसको हम कहते हैं अधिशेष। क्या कहते हैं हिंदी में? अधिशेष, सरप्लस। कोई चीज़ होती है ना कि जितना आपको आवश्यकता है उतना ठीक है, और उससे ज़्यादा यदि आपके 10 गुना आपके पास कोई चीज़ हो तो जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे कि इसको बेच दिया जाए। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर हमें दिखाई देती है वैश्विक परिदृश्य में। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ। उत्पादन इतना ज़्यादा होने लगा कि उपभोक्ताओं की कमी पड़ने लगी, और जब उपभोक्ताओं की कमी पड़ने लगी तो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। क्या होती है? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और यही आवश्यकता जो थी, ये कहा जाए कि यूरोप से लोगों को अन्य देशों की तरफ प्रसारित होने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही थी, कहीं ना कहीं इनका मार्गदर्शन कर रही थी। क्लियर है? तो छोटी सी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा तो बाजार की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी? बाजार की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और बाजार कहाँ मिलेगा? जहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पर क्या होगी? जनसंख्या अधिक होगी। ठीक, और यही वो परिस्थितियां थी, यही वो कारण थे, यही वो उद्देश्य थे जो यूरोपीय लोगों को, यूरोपीय कंपनियों को अन्य देशों की तरफ, और स्पेशली जब हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण रूप से जब हम बात करते हैं तो भारत की तरफ आने के लिए ये अग्रसर होते चले गए। क्लियर है? ये छोटी सी चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए अब उद्देश्यों में थोड़ी सी और बात करते हैं।
जब हम बात करते हैं कंपनियों की, कौन कौन आया भारत में? आने वाली कंपनियों में हम बात करते हैं पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, डेनिश आए, अंग्रेज आए, ठीक। और इनका क्रम अलग अलग था आने का हालांकि। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों के पहले यूरोप से आने वाले लोगों को रास्ता पता नहीं था भारत आने का। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम फिर आप तो अभी कह रहे थे कि पहले भी लोग आए हैं, पहले भी यूरोपीय भारत में आते रहे हैं, व्यापार के व्यवसाय की पहले भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। इवन जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता से भी व्यापार होता था, विदेशी व्यापार होता था। अब वहाँ पे जब आंतरिक और वाह व्यापार की जब आप बात करते हैं तब हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार विदेशों के साथ था। और एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, मेलुआ, ठीक। और मेलुआ के संत के नाम से एक बुक भी आप लोगों ने सुनी होगी, मे भी पढ़ा भी हो, ठीक। कहीं ना कहीं ये जो मेलुआ शब्द है, ये इसको कहा जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता को ही इंगित करता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापार को ये दर्शाता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में पृष्ठभूमि के रूप में रखेंगे, ठीक। तो आई थिंक कि ये चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा सा माइंड मैप की तरह बनी होंगी। क्लियर है कि किस तरीके से, क्यों, किस तरीके से और क्यों भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य एक तो था व्यापार करना। क्या था उद्देश्य की? जब हम बात करते हैं उद्देश्य, व्यापार करना, ठीक, व्यापारिक मार्गों को खोजना, व्यापारिक मार्गों की खोज करना, ठीक। आगे कुछ चीजें हमें ऐसी भी दिखाई देती हैं कि जहां पे हम बात करते हैं कि धर्म के प्रचार के लिए, किस चीज के लिए? धर्म प्रचार हेतु। क्लियर है? और आगे चल के हम इसको यही चीज करते हैं कि जो कंपनियां थी, जो एक व्यापारिक जो लोग थे, जो व्यापारिक संगठन था, वो एक समय हम ऐसा भी देखते हैं भारत में कि जब वो व्यापारिक कंपनी से भारत में सत्ताधारी लोग बन जाते हैं, सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं, और न सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि उसमें कामयाब भी होते हैं। और यही वो पृष्ठभूमि बनती है कि भारत, जिसे सोने की चिड़िया जैसा देश कहा जाता था, वो देश सालों सालों तक किसी अन्य देश का डोमिनियन या आधिपत्य में आ गया और किसी और देश ने यहाँ पे शासन किया और भारत जैसे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रख दिया गया। और ये गुलामी की जंजीरें, जब हम बात करते हैं कि 1600 से लेके, अगर हम 1600 भी ना बात करें कि जब विदेशी कंपनियों का आगमन शुरू हुआ, ठीक, 1498 से लेके 1947 तक का जो हम समय पढ़ते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। और ये जो समय था, न सिर्फ परिवर्तन के लिए बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। उस शोषण की गाथाओं के लिए जाना जाता है, किस तरीके से भारत के लोगों का शोषण हुआ, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसानों का शोषण हुआ, यहाँ के लोगों का शोषण हुआ, यहाँ जो जनजातियों की जब हम बात करते हैं जनजातियों का शोषण हुआ। और इसी शोषण की परिणति के रूप में जब हम देखते हैं तो 1857 जैसा विद्रोह देखते हैं, हम जनजातीय विद्रोह देखते हैं, हम सन्यासी विद्रोह देखते हैं, हम यहाँ तक भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं, ठीक। और एक ऐसी स्थिति भी देखते हैं कि जब हम इन गुलामी की जंजीरों से जो जकड़े हुए थे, जो देश जकड़ा हुआ था, जिसको भारत को हम माता कहते हैं, वो जकड़ी हुई थी, वो उसको भी हमने स्वतंत्र कराया। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी घटनाओं को हम पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन हम स्टार्टिंग की जब बात करते हैं तो यही चीज़ आती है कि पहले जो चीज़ होती है ना कि पहली ईंट रखी जाना, तो कहाँ से ये ईंट कहाँ से रखी गई थी, कहाँ से इसका शुभारंभ हुआ। और यही शुभारंभ को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात करते हैं। क्लियर है? ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे और आगे भी हम इन्हीं चीज़ों को
पढ़ते हुए जाएंगे। हम बात करेंगे पुर्तगाली कंपनियों के बारे में, फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, डच और डेनिश कंपनियों के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। क्लियर है? चलिए 1492 को हम बात करें कि एक व्यक्ति जो भारत की खोज, कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि मैम भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, तो मैं यहाँ पे आपकी इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगी। भारत पहले से था, अनवरत काल से था। भारत पहले से अपनी यथा स्थिति में ही था, कोई अज्ञात चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम इसके व्यापारिक संबंधों के बारे में भी पढ़ते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते हैं कि ये तो पहले से ही था। भारत की खोज नहीं की थी, भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें आप, क्या करना है, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन ये कोई पहला प्रयास नहीं था कि जब भारत की मार्ग की खोज की जा रही हो। 1492 में एक व्यक्ति जिसका नाम था कोलंबस, ठीक, निवासी कहाँ का था? स्पेन का था। अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे चंदा मामा, सूरज चाचा, स्टार जो भी बना लो, आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैम आप तो हमेशा स्टार बनाते हो और हमको बोलते हो कि चंदा मामा, सूरज चाचा, उल्का पिंड, जो चाहो बना लो। तो मैं ये इसलिए बोलती हूँ कि मैं आप लोगों को हमेशा इस चीज़ की स्वतंत्रता दे के चलती हूँ कि आप अपनी स्वेच्छा से, कहते हैं ना कि विशिष्ट चिन्ह जब बनाना हो तो आप अपनी स्वेच्छा से बनाएं। क्लियर है? तो 1492 में स्पेन का एक निवासी जिसका नाम क्या था? कोलंबस, भारत पहुंचने के लिए मार्ग ढूंढते हुए अलग ही जगह पहुंच गया। ठीक, इसको मैं कहती हूँ कि जाना था जापान और पहुंच गए चीन, और उसी चीज को अलग तरीके से हम कह सकते हैं कि जाना था भारत और पहुंच गए कहाँ? अमेरिका। क्लियर है? तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि 1492 में एक व्यक्ति भारत के समुद्री मार्ग की खोज करते करते किसी और ही जगह को खोज लेता है, और वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी अमेरिका। ठीक, लेकिन फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि कहीं ना पहुंचने से तो अच्छा कि कहीं पहुंच जाए। कुछ नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर होता है। ठीक, तो वो चीज़ ये लेके खुश हो गए, चलो ठीक है, हमने भारत की खोज नहीं भी की तो चलेगा, हमने अमेरिका की खोज तो कर ही ली। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब ये एक और चीज़ आती है कि जब भारत की खोज करने निकला था तो ये कहीं और कैसे पहुंच गया, इसके लिए थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं। ठीक, कहीं और कैसे पहुंचा, इसके कारण को हम जानते हैं। जबकि वास्को डी गामा और कोलंबस दोनों ने एक ही मैप को फॉलो किया। आप लोग भी जब घर से बाहर निकलते हैं ना, आजकल तो मतलब इतना हैबिचुअल होगा, कहते हैं कि कहीं भी जाना हो, कुछ भी पता नहीं हो, बस आपके पास मोबाइल हो तो आप दुनिया जहान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। और अब तो मतलब कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी आ गई है, अब किसी भी जगह का मैप, किसी भी गली कूचे का भी मैप आप जाके देख सकते हो, वहाँ के रास्ते को सर्च कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ इनके साथ भी हुई कि दोनों ने मैप तो एक ही फॉलो किया, लेकिन एक अमेरिका पहुँच गया और एक भारत। और जब हम बात करते हैं कि ये अफ्रीका हो गया, ये भारत हो गया, और इसके भी इधर अटलांटिक महासागर के इधर अफ्रीका के भी पश्चिम में हम यहाँ देखते हैं आगे। ठीक, यहाँ हम देखते हैं क्या? अमेरिका को। क्या देखते हैं? अमेरिका को देखते हैं। ठीक, यहाँ भी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों अवस्थित हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से तो ये चीज़ पास है, ठीक है, लेकिन ये बेचारा भूला कैसे? उसके भूलने का कारण ये था कि वो जो मैप फॉलो कर रहा था, उस मैप में जो चीज़ें थी वो अलग तरीके से लिखी हुई थी कि अगर वेस्ट जाने का मतलब पश्चिम जाने का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो इसका मतलब आपको पूर्व जाना है। ठीक, मतलब वो जो मैप बनाते थे, अल अदरीसी करके एक व्यक्ति थे जो उनका मैप ये दोनों फॉलो कर रहे थे। तो अब ये जो मैप इन्होंने फॉलो किया तो ये तो बेचारे कोलंबस समझ नहीं पाए। ठीक, ये ढूंढने निकले क्योंकि उस मैप के अकॉर्डिंग, तो उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग इनको लग रहा था कि जो भारत है ये पश्चिम तरफ है, और इसीलिए ये यहाँ से कहा जाए कि पश्चिम की तरफ निकल लिए बेचारे और एक नई ही जगह की खोज कर ली। उसका नाम क्या था? अमेरिका।
ठीक। लेकिन वहीं जब हम भारत की स्थिति की बात करते हैं, जब आप मैप में देखते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट में है, ईस्ट में है, मतलब पूर्व में है, ठीक। तो ये चीज़ तो हो गई कि ये तो बेचारे नहीं ढूंढ पाए, हो गया। फिर इसके बाद कुछ और व्यक्ति भी भारत आने की कोशिश किए समुद्री मार्ग ढूंढने की, लेकिन उस चीज़ को वो कहा जाए कि उसको सफलता प्राप्त करने में नाकामयाब रही, ठीक। लेकिन किसी व्यक्ति ने, भैया वास्को डी गामा होता है ना, कुछ लोग होते हैं समझदार जो कुछ ना कुछ आपको ट्रिक्स बताते हैं कि ये चीज़, जैसे होता है ना कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आप लोगों को बताने के लिए, आपके पास बुक्स हैं, नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग भी पूछते हो ना कि मैम हाउ, कैसे, तैयारी करना तो है, किताबें हैं, नोट्स है, सारी चीज़ हैं और तैयारी करने का पूरा मनोबल भी है, लेकिन तैयारी करनी कैसे है ये थोड़ा सा बताओ, इसको फॉलो कैसे करना है। उसी चीज़ के लिए आप लोग हम लोगों से पूछते हो और उसी चीज़ को बताने के लिए हम यहाँ पे खड़े होते हैं, ठीक। ऐसे ही एक समझदार व्यक्ति ने कहा कि भैया ये जो तुम मैप देख रहे हो ना, ये आप थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करके पढ़ो। ये जो मैप है ये उल्टे तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो उस चीज़ को आप प्राप्त कर पाओगे जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हो, ठीक। और उसी के वे पे इन्होंने कहा कि भैया जो आप समझ रहे हो ना कि पश्चिम में है भारत, भारत पश्चिम में नहीं है, भारत पूर्व में है, ठीक। तो उस चीज़ को फॉलो किया और उसी चीज़ के नक्शो कदम पे चलते हुए इन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग खोज लिया, ठीक। ऐसे ठीक वैसे ही मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं कि आप लोगों का एक सपना होता है, हमको आईएएस बनना है, हमको पुलिस में जाना है, हमको कलेक्टर बनना है, हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है, एक हर इंसान का एक सपना होता है ना। उस सपने को फॉलो कर मतलब प्राप्त करने के लिए आप लोगों को एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है और वही सही मार्गदर्शन यहाँ माय एकेडमी में हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि आप अपनी यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने उस सपने को साकार कर सकते हैं जो कि आपकी आंखों में पल रहा है। क्लियर है? तो इस चीज़ के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जाके प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। हमारे ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको हमारे जो कोर्सेज हैं उनको एनरोल करना है, बस उसके बाद आप अपने सपने के और नज़दीक पहुंच जाओगे, ठीक। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, हमको Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोर्सेज के बारे में भी और अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्लियर है? चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा उस व्यक्ति के बारे में जो बेचारा इतनी मेहनत किया और भारत आने का समुद्री मार्ग उसने खोज निकाला, ठीक। तो कौन था ये व्यक्ति? ये व्यक्ति था वास्को डी गामा, ठीक। 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा ने उत्तर माशा अंतरद्वीप, जिसको हम कहते हैं कैप ऑफ गुड होप। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, कई बार जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि जो आशाद्वीप अंतरद्वीप है ये कहाँ पे है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होती है ना कि वास्को डी गामा ने ना भारत आने का समुद्री मार्ग खोजा था, लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये जो समुद्री मार्ग की बात हो रही है, भारत के रास्ते को खोजने की बात हो रही है, तो ये जो पहुँचने की बात कर रहा है कि पहले कहाँ पहुँचा, अफ्रीका पहुँचा, अफ्रीका के दक्षिण में आशा अंतरद्वीप नामक जगह पे वो पहुँचा, उसके बाद उसकी भी पूर्व तरफ जब वो गया तब उसने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया। क्लियर है? तो दिमाग में रखना है कि आशा अंतरद्वीप या फिर कहा जाए कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ना कि भारत में। क्लियर? कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा था, इस चीज़ को दिमाग में अपने रख लेना है। क्लियर है? चलिए, भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत भड़ौत जैसे इस प्रसिद्ध बंदरगाह थे, लेकिन जब बात आती है कि वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर पहुँचा, ठीक, एक एक क्वेश्चंस को भी हम साथ में डिस्कस करते हुए जाएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में एक कहते हैं ना परत दर परत चीज़ें बनती हुई चली जाएंगी। जैसे आप अलमारी में सामान रखते हैं ना, तय बना के रखते जाते हैं, आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में फोल्डर बनाते हैं ना, वैसे एक फोल्डर बनता हुआ चला जाए जिसमें कि हम बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों की और भारत में पुर्तगाली कंपनी के पहुंचने तक की गाथा की। क्लियर है? चलिए
सबसे पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ठीक, ये है यूरोप और यूरोपीय कंपनियों का आगमन ही हम भारत में पढ़ रहे हैं। यहाँ से आने वाले जिस व्यक्ति ने, जिसने महान अचीवमेंट की, महान खोज के लिए जिसको जाना जाता है, उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ये जगह जो दिख रही है ना, पुर्तगाल। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, तब आप इन चीज़ों को और अच्छे से पढ़ते हैं। तब आपको एक एक चीज़ की, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। ठीक, और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके पास हमेशा एटलस होना चाहिए। जब आप एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसको कहा जाए प्रतियोगी परीक्षा, तो उसमें हमेशा आगे निकलने के लिए आपको एक कदम आगे की तैयारी ही हमेशा करनी पड़ती है। ठीक, तो आप कोशिश करें कि हमेशा एक एटलस अपने पास रखें। क्लियर है? चलिए, तो ये छोटी सी जो जगह दिख रही है पुर्तगाल, यहाँ का निवासी था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने यहाँ से रास्ता पकड़ा और यहाँ से होते हुए, ठीक, कहाँ से चला? पुर्तगाल से चला, और ये अटलांटिक महासागर, ठीक, से होते हुए ये और ये है हमारा क्या? अफ्रीका। ठीक, क्या है ये? अफ्रीका। और ये जो जगह दिख रही है, ये इसके दक्षिण में ये है कैप ऑफ गुड होप, जिसको हम कहते हैं आशा अंतरद्वीप। ठीक, ये चीज़ आप देख लेंगे तो आप दिमाग में कभी भी भूलेंगे नहीं कि ये चीज़ जो हमने पढ़ी थी ये अफ्रीका में है, ना कि भारत में। क्लियर है? तो ऐसे होते हुए ये यहाँ से भी फिर मुड़ के और यहाँ पूरब की तरफ जब चला तो ये चीज़ हमको दिखती है हमारा प्यारा भारत महान। ठीक, और भारत के पश्चिमी तट पर ये पहुँचा था। अब यहाँ से एक कहानी और मैं आपको सुनाती हूँ। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के पीछे मोटिवेशन होता है। ठीक, हर चीज़ के पीछे मोटिवेशन, कुछ काम करने के पीछे मोटिवेशन होता है, या तो सेल्फ मोटिवेशन होता है या किसी और के द्वारा दिया जाता है। पुर्तगाली एक जो वहाँ के राजकुमार थे, ठीक, वो जो राजकुमार थे वो नई नई खोजों को हमेशा प्रोत्साहित करते थे। उनका मानना था कि जितनी ज़्यादा खोजें कर ली जाएं उतना अच्छा है। ठीक, वो हमेशा नई नई चीज़ों को प्रमोट करते थे, वो नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमेशा आतुर रहते थे और लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत मोटिवेट करते थे। साथ ही उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराते थे कि अगर आप कोई नया मार्ग खोज रहे हैं, ठीक, और उसी के कहा जाए मोटिवेशन में हम कहते हैं कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया। ठीक, तो उसी के चलते ये चीज़ हुई कि जब कोलंबस ने अमेरिका खोजा, कुछ और लोगों को भी उन्होंने प्रमोट किया कि भाई जाओ आप भी कुछ खोजे करो, लेकिन वो सारी चीज़ों में सफल नहीं हो पाए। और जब वास्को डी गामा को भी भारत की खोज करने के लिए उत्साहित करने वाले, मोटिवेट करने वाले भी वहाँ के प्रिंस थे। ठीक, प्रिंस हेनरी वहाँ के जो उस समय सत्ता में थे, उनका ये मानना था कि नई नई जितनी खोजें कर ली जाए उतना अच्छा है। इसी तरीके से जब हम भारत को पढ़ेंगे, जैसे हम बात ही कर रहे हैं ना आधुनिक इतिहास की, आधुनिक इतिहास में हम बात करते हैं भारत की आज़ादी के पहले और बाद नेहरू जी का नाम आता है, जिन्होंने कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान और तकनीकी के विकास के लिए, उनकी नई खोजों के लिए, हर चीज़ के लिए उन्होंने हमेशा से प्रोत्साहन दिया। ठीक, आगे चल के जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब उन चीज़ों पर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। बस मैं थोड़ा सा रिलेट आपको करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब ये चीज़ें होती हैं, जब आपके पीछे मोटिवेशन होता है, तब और आप एक अलग उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, एक अलग जुनून होता है। तो ऐसे करके ये पुर्तगाल से होते हुए भारत आ पहुँचे। क्लियर है? अब भारत आ पहुँचने के पीछे और कहा जाए पुर्तगालियों का नए मार्ग खोजने के पीछे क्या रीज़न था। ठीक, कुछ रीज़न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एक और चीज़ थी, हर चीज़ के मिथक होते हैं, जैसे आप लोगों के होते हैं ना एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, एमपीपीएससी के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए, यूपीपीसीएस के लिए ऐसे पढ़ना चाहिए। तो अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, कुछ मिथक होते हैं। ठीक, तो ऐसा ही एक मिथक चलता था यूरोप में कि जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में एक नदी बहती है जो कि सोने की है,
और कहा जाता था कि सोने की नदी पे जिसने भी आधिपत्य कर लिया वो व्यक्ति, मतलब कहते हैं ना कि अब सोने की नदी मिल गई तो वो तो मतलब माला माल है। तो ये चीज़ें वहाँ पे मिथक के रूप में चलते थे। लेकिन इस मिथक की रियलिटी ये थी कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय अरबों का बहुत आधिपत्य था व्यापार पर। व्यापारिक क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा आधिपत्य था। जब थोड़ा सा हम विश्व इतिहास की तरफ जाते हैं तो कुस्तुनतुनिया जैसी जगह की बात करते हैं, कुस्तुनतुनिया जैसे स्थान के पतन के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ पे मुस्लिम जो लोग थे उनके द्वारा आधिपत्य करने की बातें पढ़ते हैं और उनके द्वारा सारा का सारा जो व्यापार था उस पर आधिपत्य कर लिया गया। उसकी वजह से ही कहा जाता था कि ये जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल में जो नदी बहती है उसको जिसने पा लिया, उसको ढूंढ लिया, उसको विजिट कर लिया, वो व्यक्ति सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। और वो इसलिए कहा जाता था कि इस समय यहाँ पे अरबों का बहुत आधिपत्य था। तो ऐसा माना जाता था कि अरबों की अगर सेना को हरा दिया गया तो वो व्यक्ति तो सर्वशक्तिमान ऑलरेडी है, क्योंकि उसके पास क्या होगा, ये सारी चीज़ें वो कर पाएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। वो अपने व्यापार को, व्यवसाय को अपने तरीके से हैंड ओवर कर पाएगा, अपने तरीके से चला पाएगा। क्लियर है? तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रख के चलना है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा पता है, हम अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, पुर्तगाली नाविक था, भारत की खोज की थी। अब थोड़ी सी और चीज़ें हम अपने दिमाग में रखेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर ये पहुँचे और उस पश्चिमी तट तक पहुंचने के लिए कहा जाता है कि एक गुजराती एक व्यापारी था, उसकी सहायता लेके ये कहाँ पहुँचे, भारत तक। भारत का जो मार्ग था उसके पश्चिमी तट तक पहुँच गए। क्लियर है? तो पश्चिमी तट पर पहुंचने के बाद कहा जाता है कि वहाँ पर जो शासक था उसका नाम था जमोरिन, और कहा जाता है ये उसकी उपाधि थी। जमोरिन ने इनका बहुत स्वागत किया। ठीक जैसे हमारे घर कोई नया मेहमान आता है ना, तो ऐसे ही मेहमानों की तरह इनका स्वागत किया गया। इनको बहुत अच्छे से रखा गया, इनको सारी अपनी चीज़ें दिखाएंगी। जैसे हमारे घर में होते हैं ना कि आ जाओ, हमारे यहाँ आम के पेड़ लगे हैं, अमरूद के बगीचे लगे हैं, तो हम मेहमानों को दिखाने ले जाते हैं ना कि चलो चलो भाई हम तुमको दिखाते हैं हमारे पास कितना अच्छा बगीचा है। ऐसे ही जमोरिन ने कहा। उस समय की बात करें, मसालों की जब हम बात करते हैं, चाहे उस समय की है वो या इस समय की, ठीक, मसालों के रूप में दक्षिण भारत हमेशा से संपन्न रहा है। यहाँ पर हम काली मिर्च, लौंग जैसी चीज़ों का बात करते हैं। इसके पहले भी जो यूरोपीय भारत में आए उनको ये मसाले बहुत प्रिय होते थे। ठीक, और इन्हीं चीज़ों की वजह से कहा जाए भारत का नाम चलता था। ठीक, तो जैसे हम वापस से अपनी बात पे आते हैं कि जैसे हम अपने रिलेटिव्स को दिखाने ले जाते हैं ना, अपने घर में कोई मेहमान आता है तो ये उनको दिखाने ले गए कि भैया चलो हम तुमको दिखाते हैं हमारे पास कितने अच्छे अच्छे मसाले मिलते हैं। तो उसने कहा हाँ यार मिलते तो हैं, वही सही चीज़ें देखने तो हम आए हैं, ना सिर्फ देखने आए हैं साथ ही हम लेने भी आए हैं। ठीक, क्योंकि वो तो उन्हीं चीज़ों के लिए आए थे, क्योंकि उस समय अगर हम बात करें मसालों की बहुत डिमांड थी। क्यों डिमांड थी? जब हम बात करते हैं यूरोप में पड़ने वाले मौसम की, मार की, वहाँ की सर्दी की, तो वहाँ पर ज़्यादातर समय तक अपने जो भोजन को, मांस जो कि वहाँ पे उपयोग किया जाता था, उसको ज़्यादा समय तक बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। साथ ही जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, बॉडी टेम्परेचर को ठीक बनाने की कोशिश हम करते हैं, और उस चीज़ के लिए हम ज़्यादातर ऐसी गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे कि अभी सर्दी आने वाली है, आप खूब गरम मसाले वसाले खाएंगे। वही चीज़ जब आप गर्मियों में पहुंचते हैं तब आप ये कहते हैं कि भैया मसाले वसाले मत देना, खाने में तेल वेल नहीं खाएंगे हम। ठीक, तो ये चीज़ें थी, और इसी चीज़ को लेके हम बात करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, या फिर उन व्यापारियों के आगमन की जो कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। आगे चल के उनके उद्देश्य बदलते जाएंगे, उनके लिए हम अपने आगे आगे लेक्चर में बात करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो वास्को डी गामा का स्वागत किया, उनको बढ़िया बगीचे वगीचे दिखाए, उसके साथ ही उनको कह दिया कि चलो ठीक है। अब वो आपके घर आते हैं ना कि मसाले, अगर बगीचे में अमरूद लगे हैं तो आप बढ़िया से कहते हैं कि दे दो, ले जाएंगे कुछ, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छी मेज़बानी कर रहे हैं। वही चीज़ इनके साथ भी हुई, तो इनको मसाले दे दिए गए कि भैया आओ जाओ ले जाओ। इन्होंने कहा कि ठीक है ले जाते हैं,
और ये ले गए, और साथ ही ये चीज़ें भी हुई कि जब ये मसाले ले गए यहाँ से, वहाँ जाके जब इन्होंने वो मसाले बेचे तो उस कीमत से, जिस कीमत में यहाँ से लेके गए थे, उससे 60 गुना इनको लाभ हुआ। समझ के देख रहे हैं आप कि 60 गुना। अब यहाँ से तो इनकी लालसाएं और भी बढ़ गई कि भैया देखो हम गए थे वहाँ पे, भारत में बहुत अच्छे मसाले होते हैं और देखो इतना फ़ायदा हुआ हमको। तो बाकी लोगों को भी, बाकी लोग जो व्यापारी थे उनको भी कहीं ना कहीं ये लालसा जागी, या कहा जाए कि अपने व्यापार को और बढ़ाने की जिज्ञासा जागी, और वो भारत की तरफ आते हुए चले गए। क्लियर है? चलिए वापस से आते हैं वास्को डी गामा पर। वास्को डी गामा को किसने प्रमोट किया? आर्थिक सहायता देके भेजी पुर्तगाल के राजकुमार ने। यह नाविक अफ्रीका से पश्चिमी तट होते हुए कहाँ पहुंचा? उत्तर माशा अंतरद्वीप, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक, हिंद महासागर से होते हुए कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा था। फोटो आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर सी, कितना इनोसेंट सा व्यक्ति बेचारा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए पुर्तगाली कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक, लेकिन ये बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में हमने वीडियो को देखा। आगे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। क्लियर है? आपको बस करना क्या है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत में भी क्या, आप मोबाइल तो दिन रात चलाते ही हो, कुछ नहीं करना है। आपको जाना प्ले स्टोर में और माय अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप पे पहुंच के आपको कोर्स को एनरोल करना है और बस अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।